जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि मनुष्य में पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया था, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। इन सबसे मिलकर पाचन तंत्र बनता है। आज हम आपको इसकी क्रियाविधि के बारे में बताएंगे। आहार नाल मुख गुहा से शुरू होती है और मलाशय पर खत्म होती है। अब मनुष्य में भोजन का पाचन के लिए निम्न पद होते हैं। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा में दांत होते हैं जो भोजन को चबाकर उसे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और मुख गुहा में लार ग्रंथि खुलती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं जो कि मुख गुहा में खुलती है। इनसे लार निकलती है जो मुख गुहा में आकर भोजन के साथ मिल जाती है। जो मुख गुहा में जीभ होती है वह लार को भोजन में मिक्स करने का काम करती है और भोजन को चबाने में सहायता करती है और साथ ही भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। लार में एक एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम, जो भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देता है और भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे कि भोजन आगे की ओर आसानी से बढ़ सके, फिसल जाए। अब मुख गुहा से होता हुआ भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ इसे आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। ग्रास नली का अंतिम भाग आमाशय में खुलता है। अब देखते हैं आमाशय में पाचन। आमाशय में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन पिसता है। आमाशय की आंतरिक सतह पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जठर रस निकलता है जो भोजन में मिल जाता है। इस जठर रस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। जठर रस में HCl होता है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं। जठर रस में उपस्थित HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। साथ ही साथ यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, जबकि रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पैराकेसिन में बदल देता है, यानी उनके छोटे भाग में विभाजित कर देता है। जबकि लाइपेज एंजाइम वसा को ट्राइग्लिसराइड यानी उसके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आमाशय में भोजन 2 से 4 घंटे रहता है। भोजन का सबसे अधिक पाचन आमाशय में होता है। आमाशय से होता हुआ भोजन सी आकार की नली ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी में भोजन का पाचन निम्न प्रकार होता है। ग्रहणी में यकृत एक ग्रंथि है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें पित्त रस बनता है जो कि पित्त की थैली पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और पित्त नली द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। इसी प्रकार आमाशय और ग्रहणी के बीच में पत्ती जैसी रचना पाई जाती है जिसे अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि में जो अग्न्याशयी रस बनता है वह भी अग्न्याशयी नली द्वारा ग्रहणी में खुलता है। यकृत में बना पित्त रस भोजन की अम्लता को अक्षार में बदल देता है और अग्न्याशयी रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय बना देते हैं। इस अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम होता है, क्योंकि पित्तरस जो होता है वो वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदल देता है। इस क्रिया को वसा का पायसीकरण कहते हैं। इससे लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा पर आसानी से क्रिया कर देता है। तो अग्न्याशयी रस में जो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं वो प्रोटीन और पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन और पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदल देता है, जबकि लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम मंड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इस प्रकार ग्रहणी में अधिकतर पाचन पूर्ण हो जाता है।
ग्रहणी से होता हुआ अपचित भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत यह हमारी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। पूरी आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जबकि छोटी आंत 6 मीटर तक लंबी होती है। इसके अग्र भाग में शेष पाचन पूर्ण होता है और जबकि पश्च भाग में पचा हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत के अग्र भाग की आंतरिक सतह पर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे आंत्र रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? आंत्र रस। उसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो शेष बचे पोषक तत्वों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है इरेप्सिन, जो पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। लैक्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। जबकि लाइपेज एंजाइम शेष वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब भोजन छोटी आंत के पश्च भाग में आता है। यह इतना बड़ा होता है कि पर्याप्त समय होता है कि यहाँ पर भोजन का अवशोषण पूरा हो सके। छोटी आंत के पश्च भाग में आंतरिक सतह पर उंगली जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रसांकुर या विलाई कहते हैं, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं और उन्हें रुधिर में मिला देते हैं। रुधिर उस पचे हुए भोजन को, उन पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा देते हैं और वो वहां पर उसका स्वांगीकरण होता है, वहां से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है। अब यह अपचित भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित जल तथा लवणों का अवशोषण होता है। जल तथा लवणों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और अपचित भोजन बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में इकट्ठे हो जाते हैं और मल के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है और भोजन की पाचन की क्रियाविधि भी इस प्रकार होती है। धन्यवाद।